हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में तीन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पहला है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, दूसरा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और तीसरा मैक्सिमम मिनिमा। इस चैप्टर में पहले दो टॉपिक और हुआ करते थे जिनका नाम था अप्रॉक्सीमेशन और टेंजेंट एंड नॉर्मल। पर सीबीएसई बोर्ड में ये दो टॉपिक हटा दिए गए हैं, तो हमें इन तीन टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। अब इन तीन टॉपिक्स में आपको डिफ्रेंशिएशन अच्छे से आना चाहिए, जो कि हम पहले के वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको डिफ्रेंशिएशन या उससे जुड़े कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं तो आप उस वीडियो में जा सकते हैं और उन्हें देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो बोर्ड लेवल पे पढ़ेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम जो आने वाले हैं आपके, उसमें आपको इस तीन टॉपिक्स में से कैसे इनको देखना है, इनके कॉन्सेप्ट याद रखने हैं और क्वेश्चन करने हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे। और आप याद रखिएगा कि जो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं सिर्फ बोर्ड लेवल, तो शॉर्ट में बताऊंगा मैं इनको। आज कोई लेंथी डिस्कशन नहीं होगा, शॉर्ट में एग्ज़ाम में आएंगे क्वेश्चन। तो आज तो हम पहला वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिसमें कि आपको इनके कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे, पर अगली वीडियोज़ में आपको इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस जो बोर्ड में आए हैं और जो आपके इस बुक में है, या फिर जो आसान क्वेश्चन है, जो मुश्किल क्वेश्चन है जो पेपर में आए हैं, वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको मेंसुरेशन के फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। अगर आपको मेंसुरेशन के फॉर्मूलेज नहीं याद हैं तो आप क्वेश्चन करने में बहुत दिक्कत आएंगी। आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ में और मैक्सिमम मिनिमा करने के लिए आपको मेंसुरेशन के फॉर्मूले याद होने चाहिए, जिसमें पहला क्यूबॉइड का फॉर्मूला, फिर क्यूब का फॉर्मूला, उसके बाद आपको पता है सिलेंडर, फिर स्फेयर। इन सब के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, सिलेंडर, स्फेयर, सर्किल, हेमिस्फेयर। ठीक, इन सब के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इनके सरफेस एरिया के फॉर्मूले और इनके वॉल्यूम के फॉर्मूले, ये फॉर्मूले आपको याद होंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। इसके बाद मेंसुरेशन के बाद आपको आता है नेक्स्ट, आपको कॉन्सेप्ट कैसे देखना है। मैं क्वेश्चन का एग्जांपल लेता हूँ तब आप समझ पाएंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी का। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो सबसे पहले आपको मेंशन कर लेना है अपने लिए कि क्यूब है। ठीक, सबसे पहले क्यूब की बात हो रही है तो क्यूब का सरफेस एरिया और क्यूब का वॉल्यूम यूज़ होगा। तो हमको फॉर्मूले याद हैं कि क्यूब का सरफेस एरिया होता था 6 इंटू साइड का स्क्वायर और क्यूब का वॉल्यूम होता था ए क्यूब। हमें जो यूज़ करना होगा वही रखेंगे, बाकी सब कुछ नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ सरफेस एरिया की बात नहीं कर रहा है, शायद नहीं करेगा आगे, तो उसका यूज़ करेंगे। फिलहाल वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब है। क्वेश्चन कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 क्यूबिक इंचेस पर सेकेंड। तो हम लिखेंगे क्या कि वॉल्यूम के चेंज होने का रेट जो है, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिखेंगे, वो है 9 इंचेस क्यूब पर सेकेंड। अब हमें ये कैसे पता है कि dv/dt करना है, तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे यूनिट जो लिखी है क्यूब इंच पर सेकेंड। तो क्यूब इंच पर सेकेंड, अगर ऊपर वॉल्यूम है तो नीचे ऑब्वियस सी बात है टाइम होगा, तभी यहाँ पर सेकेंड आ रहा है, वरना पर सेकेंड नहीं आ सकता। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में जो यूनिट दे रखी होती है उससे हम समझ जाते हैं कि वॉल्यूम को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है या डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। इसके बाद हमें ये दे रखा है क्वेश्चन में, हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द रेट, क्या रेट होगा जिस पर सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो रहा होगा। तो हमसे पूछ क्या रहा है ds/dt, सरफेस एरिया के चेंज होने का रेट हमसे पूछ रहा है। जब लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब इज़ 10 इंचेस, हमसे कह रहा है कि एच की लेंथ जो है वो 10 इंच है, तो बताओ कि सरफेस एरिया के चेंज होने का रेट क्या होगा। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमको जो गिवन, यह काम कर लीजिए, जो हमको पूछा गया पहले उसको लिख लेते हैं। हमसे पूछा गया है कि ds/dt निकालो, जिसमें कि सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें पता है जो होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर। अब हमेशा आपको लगता था कि एच जो है कांस्टेंट होती है, पर इस क्वेश्चन में एच वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पर जो क्यूब का वॉल्यूम चेंज तभी होता है जब उसके डायमेंशंस चेंज होंगे। मान लेते मैंने क्यूब बनाया, इसका वॉल्यूम कब बदलेगा, जब इसकी लेंथ या ब्रेथ या हाइट तीनों चेंज होंगी। अगर चेंज ही नहीं होगी तो वॉल्यूम बदल ही नहीं सकता है। इसलिए ds/dt क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 6a², जिसमें 6 को बाहर निकाला और हमने किया d/dt ऑफ a²। अगर आपको चेन रूल नहीं आता है तो हमारे चैनल पे पहले की वीडियोस हैं जिसमें चेन रूल अच्छे से सिखाया गया है, आप वो देख सकते हैं। तो a² का डिफरेंशिएशन जो है वो 2a इंटू da/dt, जिसमें कि 6 2 12a इंटू da/dt। ए क्या है, इसमें साइड है
और डी बाई डी टी ऑफ ए क्या है, एच का चेंज होने का रेट है। अब हमको इनकी वैल्यूज़ पता करनी है, जिसमें कि हमें पहले वाले ए की वैल्यू पता है जो कि है 10 इंच, ये है 10 इंच। अब इसके बाद डी ए बाई डी टी कितना आएगा। आप इसमें कई लोग बच्चे क्या करते हैं कि उनको करना होता है, तो देखिए डी ए बाई डी टी लिखा था, वो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे 10 इंच का और आंसर कह देंगे सर 0 आया, क्योंकि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। पर ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कभी नहीं करना होता है। आपको डी ए बाई डी टी की साइड के चेंज होने का रेट क्या है वो निकालना है। उसके लिए आप गिवन वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे। आपको यहाँ पे दे रखा है डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 9, तो वॉल्यूम के चेंज होने का रेट क्या था, हम लिखेंगे डी वी बाई डी टी ए क्यूब इज इक्वल टू 9। फिर यहाँ पे ए क्यूब का करेंगे डिफ्रेंशिएशन 3a स्क्वायर, ए का करेंगे डी ए बाई डी टी और यहाँ आएगा 9। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे तो डी ए बाई डी टी आ जाएगा 9/3a स्क्वायर। अब हम डी ए बाई डी टी आ चुका है, इसको यहाँ रख देते हैं, 12 इंटू 10 तो लिखा ही था और यहाँ लिख देंगे 9/3a स्क्वायर, जिसमें कि 12 इंटू 10 इंटू 9/3 इंटू ए था हमारा, ए क्वेश्चन में दिया है 10, तो 10 का हमने कर दिया स्क्वायर। अब एक 10 कट जाएगा, 3 4 12 हो गया, तो आंसर आया 36/10, जो कि हो जाएगा 3.6। अब सरफेस एरिया की यूनिट होती थी मीटर या सरफेस एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सरफेस एरिया की यूनिट लिखेंगे इंच स्क्वायर और टाइम हो जाएगा पर सेकेंड, तो आंसर आया 3.6 इंच स्क्वायर पर सेकेंड। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन को कैसे किया गया है। सबसे पहली बात, आपको मेंसुरेशन के फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर क्यूब क्वेश्चन में दिया है तो लिख लीजिए अपने लिए कि हमने क्यूब का फॉर्मूला लगाया है। क्यूब का फॉर्मूला वॉल्यूम का और सरफेस एरिया का दोनों का लिख लिया, क्योंकि क्वेश्चन में सरफेस एरिया की बात भी कर रहा है और वॉल्यूम की बात भी कर रहा है। अब इसके बाद हमने पहले लिख लिया कि हमें क्या क्या दिया गया है और क्या क्या पूछा गया है। सबसे पहले हमें दिया गया है कि वॉल्यूम के चेंज होने का रेट, फिर उसके बाद हमें दिया गया था कि जो एज है वो 10 इंच है और हमसे पूछ रहा था कि सरफेस एरिया के चेंज होने का रेट क्या है। तो हमने का जो पूछ रहा है पहले उसको निकाल लेते हैं। तो पूछने वाला काम कैसे किया, ds/dt, जो कि आया था 6a स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन। 6a स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आपने देखा, हमने 12a dy/dt लिखा, जिसमें a था 10, 12 को 12 लिखा और dy/dt आ गया। अब dy/dt कैसे निकालते हैं, ये समस्या थी, तो हमने का जो गिवन है उसका यूज़ करना चाहिए। भाई घर से तो लाएंगे नहीं आप dy/dt अपने, तो क्वेश्चन में दिया होगा। तो dv/dt क्या था, 9 था, वॉल्यूम को मैंने ए क्यूब लिखा, ए क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3a स्क्वायर डी.ए/डी.टी आ गया और डी.ए/डी.टी आया 9/3a स्क्वायर। इस वैल्यू को हम इसमें रख देंगे, यहाँ रखा और हमने फाइनल आंसर निकाल लिया। तो इस तरह से आप रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ के क्वेश्चन करेंगे। हम आगे क्लासेस में और वीडियोस बनाएंगे जिसमें कि आपको इनके और भी क्वेश्चंस करके दिखाएंगे। और फिलहाल एक बेसिक क्वेश्चन कि आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी के क्वेश्चन कैसे करने हैं वो आपने यहाँ पे देखा। अब हम लोग आगे बात करते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की और इसके क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करने के लिए सबसे पहले हमको लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व करना आना चाहिए। लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, ये दोनों इनइक्वालिटी आपको सॉल्व करना आना चाहिए, तब आप इस एक्सरसाइज को कर पाएंगे, वरना आपको बहुत दिक्कत आएगी क्योंकि आपसे सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। लीनियर इनइक्वालिटीज़ और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी दोनों को एक बार सॉल्व करना देख लेते हैं, या तो काम करेंगे एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे जिसमें हम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करना सिखा देंगे ताकि आप सॉल्व कर पाएँ। ठीक, तो लीनियर इनइक्वालिटी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी शॉर्ट वीडियो बना करके उसमें मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, छोटी वीडियो रहेगी 5-10 मिनट की, जिसमें आपको मैं 10 मिनट में कोशिश करूंगा सिखाने की क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। तो आइए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहली बात कि फंक्शन जो है यहाँ पे 5 तरह के होते हैं। एक होता है इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन कैसा होगा, जो बढ़ रहा होगा, रुक रहा होगा और फिर बढ़ रहा होगा। तो इसमें जो स्लोप आएगा वो या तो 0 से बड़ा आएगा या 0 के बराबर आएगा। पर अगर फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाए तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कैसा होता है, वो लगातार बढ़ता रहता है। तो इस केस में जो f डैश होगा वो 0 से बड़ा होगा। इसके बाद हम बात करेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन की। तो डिक्रीजिंग फंक्शन कैसा होना चाहिए, जो घट रहा हो, रुका हुआ हो या फिर घट रहा हो। घटता हुआ दिखे या रुका हुआ दिखे चलेगा हमें, तो उसमें क्या होगा, स्लोप 0 से छोटा होगा या 0 के बराबर होगा। यहाँ जहाँ घट रहा है वहाँ स्लोप 0 से छोटा है, जहाँ रुक गया वहाँ स्लोप 0 के बराबर है, और जहाँ फिर गिर रहा है वहाँ स्लोप 0 से फिर छोटा है। कभी भी 0 से बड़ा नहीं हो पाता।
फिर हम बात करेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होगा, इस फंक्शन का स्लोप हमेशा 0 से छोटा ही आएगा, कभी भी 0 से बड़ा नहीं हो सकता। और लास्ट है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। इसमें क्या होता है कि अगर एक फंक्शन है वो कहीं तक बढ़ रहा है और उसके बाद घट रहा है, तो उस इंटरवल में उसे हम घटता या बढ़ता मानेंगे। एग्जांपल दे देता हूँ, उससे समझ में आ जाएगा। f(x) दिया है x² और हमसे कह रहा है बताओ कि ये जो है वो -2 से 2 के बीच में ये ना ही इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है, प्रूव करना है। एग्जांपल से आप देख लीजिए कि f(x) = x², इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरह से ग्राफ बनता है। तो आप देख सकते हैं कि -2 यहाँ पे आएगा और 2 यहाँ पे। अब -2 से 2 के बीच में पहले इसका ग्राफ क्या होगा, नीचे की तरफ जा रहा है, तो स्लोप क्या होगा, इस जगह पर स्लोप आएगा 0 से छोटा, और यहाँ पर स्लोप 0 हो जाएगा। ठीक, स्लोप हो जाएगा 0, और इसके बाद 0 से आगे बढ़ने पर हो जाएगा स्लोप 0 से बड़ा। तो -2 से 2 के इंटरवल में ना फंक्शन सही से घट रहा है और ना सही से बढ़ रहा है, तो ना ही इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है। ये रेंज बाउंड फंक्शन है, तो फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ये अलग केस है। ये इंटरवल पे डिपेंड करता है। अगर आप इंटरवल लेते -2 से 0 तो हम कह सकते थे कि फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है। अगर हम इंटरवल लेते 0 से 2 तो हम कहते हैं फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है। यहाँ पे डिक्रीज़ कर रहा है और यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है, पर इन दोनों इंटरवल को मिला दें तो फंक्शन ना ही इंक्रीज़ कर रहा है और ना ही डिक्रीज़ कर रहा है। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, जिसमें कि आपको f' सॉल्व करना आना चाहिए और इंटरवल्स को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। तो इंटरवल का रिप्रेजेंटेशन भी हम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को शॉर्ट वीडियो में देख लेंगे जब इसको बताएंगे। फिलहाल ये मेन कंडीशन है कि अगर आपको किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग दिखाना है तो पहले आप फंक्शन पता करो, उस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट करने के बाद 0 से बड़ा या बराबर रखो। जब बड़ा या बराबर रखते हैं उसके बाद हम इंटरवल निकालते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन दो तरह से आता है। क्वेश्चन या तो कहेगा कि किस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, तो आपको इंटरवल दिया नहीं होगा, खुद से निकालना होगा। ठीक है, तो फंक्शन दिया है और इंटरवल हमें पता करना है। एक क्वेश्चन ये आता है, ठीक। और दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि इंटरवल दे रखा होता है हमें और क्वेश्चन कहता है बताओ कि फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, तो हमें ये बताना होता है। तो ये दिया है, ये पूछ रहा होता है। यहाँ पे क्या है, फंक्शन दिया है, इंक्रीजिंग भी दिया है कि फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। हमसे पूछ रहा है बताओ किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन करना है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट। अब मैक्सिमम मिनिमम में ज़्यादातर जो मेन क्वेश्चन है वो प्रॉब्लम सम्स हैं। प्रॉब्लम सम करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, तो उसी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें होते और भी टॉपिक हैं, जैसे एक टॉपिक है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, ठीक। और दूसरा टॉपिक है एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। ये दो टॉपिक भी पढ़ने होते हैं, इनसे MCQ वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। या तो कम मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, पर जो बड़े मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो प्रॉब्लम सम्स पे आता है, जो आपको करना आना चाहिए। एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा पे क्वेश्चन भी आते हैं, ये टॉपिक भी हैं, पर हम मेन प्रॉब्लम सम करना सीखेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम सम करने आ गए तो आपको ये दो टॉपिक भी आ ही जाएंगे। तो प्रॉब्लम सम कैसे करते हैं, सबसे पहले आप क्वेश्चन में एक फंक्शन पता करते हैं कि फंक्शन मेन फंक्शन हमारा क्या है। उसको चाहे हम f नाम दे दें, चाहे हम mx नाम दे दें, कोई भी नाम दे दें, हमने एक फंक्शन पता कर लिया। पहला स्टेप है फंक्शन पता करना। दूसरा स्टेप है हमें उस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है। अगर फंक्शन f(x) है तो हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तीसरा स्टेप, उस f' को हम 0 के इक्वल रखेंगे। जब हम 0 के इक्वल रखेंगे तो हमें इससे x की वैल्यूज़ मिलेंगी। वी गेट वैल्यूज़ ऑफ x, ठीक। जब वैल्यूज़ मिल जाएंगी तो फोर्थ पॉइंट क्या है, हम डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये जो f' निकाला था उसको ही हम डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे। फिफ्थ पॉइंट, जो हमने वैल्यूज़ निकाली है उनको, जैसे मान लेते हैं x की वैल्यूज़ जो थी वो आई, एक पहली वैल्यू v1, दूसरी वैल्यू v2, दो वैल्यू आई। अब इन वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, v1 ये f" में रख के देखेंगे। मान लेते हैं f" में v1 रखा, फिर हमने v2 रखा, तो वैल्यू क्या आएगी, या तो 0 से बड़ी आएगी या 0 से छोटी वैल्यू आएगी। अगर f" में v1 रखा और वैल्यू 0 से बड़ी आ गई तो हम कहते हैं कि जो x की वैल्यू v1 है इज़ अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। हम ये लिख देंगे, क्योंकि जब ग्रेटर देन 0 होता है तो वो मिनिमा का पॉइंट होता है। इसी तरह से अगर वैल्यू v2 रखने पर लेस देन 0 आ गया है तो लेस देन आने पर उल्टा होता है, मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाता है।
और हमको वो पॉइंट मिल गए जहाँ पर ये फंक्शन लेस देन 0 या कहाँ पे मैक्सिमम होगा और कहाँ पे मिनिमम होगा। मान लेते हैं फंक्शन है इस तरह से बना है, तो हमें पता चल गया कि इस फंक्शन में स्लोप 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, यहाँ पे जाके क्या होगा, स्लोप 0 के बराबर होगा। तो हमने ये देख लिया, जब एफ डैश निकाला यहाँ पे पहले 2 स्टेप में, तो हमने देखा कि कहाँ पे स्लोप 0 हो रहा है, इस जगह पे स्लोप 0 हो रहा है, उसी तरह से यहाँ पे स्लोप 0 हो रहा है। अब या तो ये पॉइंट मैक्सिमा का होगा या मिनिमा का होगा। हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया तो अब देख के कह सकते हैं कि हाँ ये मिनिमा का है, ये मैक्सिमा का है, पर हमने यहाँ पे तो ग्राफ ड्रॉ करना नहीं, इस जगह पे एग्जाम में तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे नहीं, तो हम कैसे करेंगे, तो हम मैनुअली करते हैं, ये फॉर्मूले से करते हैं कि एफ डबल डैश निकाला, जब डबल डिफरेंशिएशन होता है उसमें हम इन वैल्यूज़ को रख के चेक करते हैं कि भाई यहाँ पे स्लोप तो 0 आ गया था, पर इनको जब एफ डबल डैश में रखेंगे तो क्या आंसर 0 से बड़ा आएगा या 0 से छोटा आएगा, हमें ये भी देखना होता है। तो जब ये रख लेंगे तो हमें वो पॉइंट्स मिल जाएंगे जहाँ पे मैक्सिमा आएगा या जहाँ पे मिनिमा आएगा। अब हमसे आखिरी में ये कह सकता था, वैसे तो आंसर यहीं तक है, फिर भी क्वेश्चन कभी कभी एक्सटेंड करता है और कहता है कि बताओ कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज़, आप ऐसे लिखेंगे कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इज़। तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी किस पॉइंट, पहले आप ये ध्यान से देखेंगे, तो मैक्सिमा आंसर आ रहा है V2 पे, तो आप क्या करेंगे, फंक्शन में V2 को रख देंगे तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इज f में V2 रख देंगे। और वैसे ही अगर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है तो आप पहले ये देखेंगे कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ किस पॉइंट पर रही थी। तो आपको दिख रहा है कि V1 रखने पर मिनिमम आंसर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा एफ V1, इस पर क्या होगा, मिनिमम आंसर आएगा हमारा। ठीक, तो मैक्सिमम वैल्यू एफ V2 पे आएगी और मिनिमम वैल्यू एफ V1 पर आएगी। ठीक, तो ये 2 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक, तो एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में ये 3 टॉपिक आते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमम मिनिमम। नेक्स्ट टर्न पे हम हर टॉपिक से थोड़े थोड़े क्वेश्चन देखेंगे और कैसे करना है। और इससे पहले आप जो है इनके फॉर्मूलेस, ये जो कॉन्सेप्ट बताया ये याद होना चाहिए आपको, मेंसुरेशन के फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। और जो क्वालिटी इनइक्वालिटी का वीडियो मैं कल अपलोड करूँगा उसको जरूर देख लीजिएगा ध्यान से कि इनइक्वालिटी सॉल्व कैसे करते हैं, वरना क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।